हेलो दोस्तों, आज हम लोग इतिहास का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। माई सेल्फ सौरभ पांडे। और हम सबसे पहला जो बेस उठाएंगे एंसेंट हिस्ट्री से हम प्रारंभ करेंगे इसका। तो जहाँ तक हो सकता है कि हम जो बेसिक चीज़ें हैं इतिहास की, उसको जो आपको किताबों से थोड़ा सा परे ले जाएंगे, जो कि आपकी जो डीपली परीक्षा होती है, चाहे आप कोई भी परीक्षा दीजिए इतिहास से रिलेटेड, उसमें जो आधार है, यानी कि सर्वप्रथम हम एंशिएंट हिस्ट्री में जो देखेंगे वो देखेंगे पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास एवं मानव की उत्पत्ति। तो इसमें दो पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट है कि पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास, यानी कि अगर एक देश और एक समाज के लिए क्या व्यवस्था चाहिए, सबसे पहले भूभाग चाहिए। तो भूभाग के बारे में हमको जानकारी चाहिए और उस भूभाग पर सरवाइव करने के लिए मनुष्य के या जीव जंतुओं को सरवाइव करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, हवा की आवश्यकता होती है, एटमॉस्फेयर की आवश्यकता होती है और उस तरह से क्लाइमेट की भी आवश्यकता होती है। तो ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पर जो भी चीज़ें अचानक में उत्पन्न हो गई, यानी कि इतिहास का जो बैकग्राउंड है कि हम जीरो से लेके चलेंगे। जब पृथ्वी पर हर चीज की अवेलेबिलिटी हो जाएगी जो कि मानव जीव जंतु के सरवाइव करने के लिए सुटेबल एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाएगा, तभी मानव की उत्पत्ति होती है। और वहीं से आप मानव की उत्पत्ति पढ़ते हैं तो मानव की उत्पत्ति में आप रामापिथेकस पढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस पढ़ते हैं, निएंडरथैल पढ़ते हैं, होमो सेपियंस पढ़ते हैं। तो ये मानव विकास के क्रम की कड़ियां हैं। यानी कि सबसे पहले हमें रहने के लिए क्या चाहिए? भूभाग। तो उस भूभाग का इतिहास क्या है उसको हम जानने का आज प्रयास करेंगे। सबसे पहली चीज आप देखिए कि इसमें दो भागों में हम इसे डिवाइड करेंगे। दो भागों में क्या क्या डिवाइड करना है, अब इस पे थोड़ा सा आप लोग गौर करिएगा, क्योंकि अब हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो इसको जहां तक हो प्रयास बहुत ध्यान से इसे गौर करिएगा। यानी कि सबसे पहले देखिए दो भागों में हम इसे बांटते हैं। कहां कहां? पहले पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास एवं मानव की उत्पत्ति। आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण में जब जाते हैं तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण में आप देखते हैं कि युग, यानी त्रेता युग, सतयुग, कलयुग, द्वापर युग, चार युग माने जाते हैं। उसी तरह से हम इतिहास को प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक, यानी कि चार युग में बांटते हैं। तो किस प्रकार से उसका विभाजन हुआ है, क्या क्या उसमें प्रक्रिया हुई, किस काल में किसकी उत्पत्ति हुई, कब जीव जंतु आए, यानी कि जब स्टार्ट होगा फॉर्मेटिंग पृथ्वी का, तो पृथ्वी जब रहने लायक बनेगी तभी तो मानव की उत्पत्ति, यानी जब सरवाइव करने लायक बनेगी तभी तो वहां पर मानव का जीवन और विकास हो सकेगा। तो यानी कि सबसे पहले अगर पृथ्वी की उत्पत्ति होती है तो हम मान के चलते हैं कि पृथ्वी पहले बहुत ज्यादा गर्म थी, उसके बाद हिम युग प्रारंभ होता है, यानी बहुत ज्यादा ठंडी थी। तो न तो गर्मी में हम ज्यादा रह पाएंगे, सरवाइव कर पाएंगे, क्योंकि पेड़ पौधे ऑलरेडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, एक आग का गोला थी। उसके बाद बर्फ था, तो इसका मतलब बर्फ में भी तो पेड़ पौधे उतने सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ऑक्सीजन का निर्माण नहीं होगा, पानी नहीं होगा। तो मान लीजिए कि जब सब बर्फ ही था तो पानी की मात्रा क्या होगी? पानी नहीं होगा। तो ये सारी चीजें कंपलसरी हैं एक व्यक्ति के जीवन को जीने के लिए। तो सबसे पहले हम उस एटमॉस्फेयर को क्रिएट करेंगे और उस कैसे क्रिएट हुआ, क्या क्या प्रक्रिया हुई, उन सब चीजों के बारे में आज हम थोड़ा सा बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। अब देखिए पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास में हम एक चीज मान के चलते हैं कि इतिहासकार और जो भूगोलवेत्ता हैं और जो इसकी डेटिंग निकालते हैं, ये माना जाता है कि पृथ्वी की उम्र लगभग 400 करोड़ वर्ष मानी जाती है। यानी कि जिसमें 400 करोड़ वर्ष पहले ही पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ हुआ। अब जरूरी नहीं है कि वह मानव जीवन का प्रारंभ हुआ, जीवन का प्रारंभ हुआ तो इसका मतलब कि छोटे जीव होंगे, रेंगने वाले होंगे,
कुछ स्तनधारी आएंगे। आप ये भी देखे हैं कि डायनासोर का भी काल आएगा, तो जुरासिक, ट्रियासिक, ये सारे काल आएंगे। तो यानी कि ऐसे करते 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 धीरे धीरे एक मानव जाति की उत्पत्ति होती है। और मानव जाति की जब उत्पत्ति होती है तब वहीं से, क्योंकि हम मानव हैं तो इसलिए हम इतिहास जो पढ़ते हैं वो मानव से ही लेके पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि जब मानव की उत्पत्ति होती है तो मानव पहले आएगा स्टोन एज में, यानी पाषाण काल। तो आप देखते हैं कि पाषाण काल के बाद धीरे धीरे मानव का भी विकास हुआ। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, यानी कि पहले लोग जंगलों में रहते थे, पत्थरों का प्रयोग करते थे। फिर बाद में धीरे धीरे उनका विकास हुआ तो पत्थरों को नुकीला बनाने लगे। अब धीरे धीरे और विकास हुआ तो पत्थरों में उन्होंने क्या किया, नुकीला बनाकर उसे तीर नुमा बनाने लगे, शिकार करने में, सर्वाइव करने। अब शिकार कर रहे हैं तो इसका मतलब जीव जंतु भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, डिपेंडेंसी मानव की जिस पे है। तो इन जीव जंतु और पेड़ पौधों को की उत्पत्ति जो एक सीक्वेंस से होगी, यानी कि सबकी उत्पत्ति हो जाने के बाद तब मानव आएगा ताकि उसे सरवाइव करने के लिए हर चीज मिल सके। तो हम लोग इसको, जैसे हम देखते हैं कि काल होता है, युग होता है, तो द्वापर, त्रेता, ये सारे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आप मानते हैं, इतिहास उसे क्या लेके चलता है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा विधिवत देखने का प्रयास करेंगे। कहा जाता है, हम थोड़ी बहुत चीजें आपको नोट डाउन कराते भी चलेंगे। नोट देखिए, कहा जाता है कि हमारी पृथ्वी की उम्र लगभग 400 करोड़। देखिए ये जो डेटा है 450 भी है, लेकिन हम जहां से अनुमान पाते हैं कि हाँ लगभग यहां से हमारा इतिहास हमको जानकारी, 400 करोड़ वर्ष हमारी पृथ्वी की उम्र लगभग 400 करोड़ वर्ष मानी जाती है, जिसमें, यानी जहां से, जिसमें जीवन की उत्पत्ति का प्रारंभ हुआ। देखिए, यानी कि हमारी पृथ्वी की उम्र लगभग 400 करोड़ वर्ष मानी जाती है, जिसमें जीवन की उत्पत्ति का प्रारंभ हुआ। जरूरी नहीं है कि हम मानव जीवन की बात कर रहे हों, क्योंकि मानव को सरवाइव करने के लिए पेड़ पौधे, हमने आपको वही बताया कि पेड़ पौधे, फल फूल, जीव जंतु, क्योंकि पहले के जो मानव हैं वो फल फूल और जीव जंतु और शिकार और पानी, ये सारी चीजें सरवाइव करने के लिए उनकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अगर अवेलेबिलिटी है तो ही वह क्या कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि पृथ्वी की उत्पत्ति से, यानी कि देखेंगे पृथ्वी, हम कुछ चीजें लिख दे रहे हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति से अब तक इसे समझने के लिए, समझने के लिए महाकल्प युग
युग और कल्प, आप इसे काल भी कह सकते हैं, के लिए में विभाजित करते हैं। ठीक, यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति से अब तक इसे समझने के लिए इसे 3 भागों में विभाजित करेंगे, महाकल्प, युग और कल्प। तो अब देखिए स्थिति क्या है कि यहां पे क्योंकि एक चीज आती है कि एक वर्ड आएगा जिसे कहेंगे कि इसे 3 भागों में विभाजित किया जाएगा, और एक शब्द आता है कि मानव की उत्पत्ति कब हुई। मानव की उत्पत्ति आप कहते हैं कि मानव की उत्पत्ति तृतीयक युग में, यानी टर्सरी युग में, टर्सरी युग के प्लायोसीन काल में होता है। तो अब टर्सरी युग क्या है और प्लायोसीन काल क्या है? तो देखिए युग होगा कौन सा? टर्सरी, तो तृतीयक युग हो गया, और कल्प कौन सा होगा, काल कौन सा होगा? प्लायोसीन काल होगा। यानी कि अब यहां क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको होता है, तो जब आप इसको क्लियर कर लेंगे तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखिए पृथ्वी को हम किस तरह से बांटते हैं, अब समझने की कोशिश करिएगा। ये आपकी है पृथ्वी, ठीक है। अब पृथ्वी को हम कितने भागों में बांटेंगे? पृथ्वी को नहीं बांटेंगे, उसके कालखंड को बांटेंगे। जैसे आप कहते हैं कि मनवंतर, मनवंतर का मतलब होता है कई युग। अब जैसे आप ब्रह्मलोक में अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण में चलेंगे, क्योंकि आप एंशिएंट पढ़ रहे हैं तो आध्यात्मिक और ऐतिहासिक दोनों लेके चलना है। जब आप ब्रह्मा का एक दिन देखते हैं तो पृथ्वी पर कई युग बीत जाता है। तो इसका मतलब कि अगर देखा जाए कि एक महाकल्प में कई युग होंगे और एक युग में कई कल्प या कई काल हो सकते हैं। तो स्थिति यहां पर यही आती है कि पृथ्वी को हम देखेंगे तो सबसे बड़ा क्या है, एक महाकल्प में कई युग होंगे और एक युग में कई काल होंगे, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये मान के चलते हैं, इसे हम महाकल्प, ठीक। और उसके बाद इस महाकल्प में दूसरे नंबर पे क्या होगा? दूसरे नंबर पर होगा युग। देखिए दूसरे नंबर पर होगा युग, ठीक। तीसरे नंबर पे क्या होगा? देखिए तीसरे नंबर पे आपका होगा कल्प या काल। क्लियर? यानी ये है पृथ्वी आपकी, ये हो गया पहला, ये हो गया ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा और ये हो गया तीसरा। यानी एक महाकल्प में कई युग हो सकते हैं और एक युग में कई काल हो सकते हैं। क्लियर? देखिए हमने क्या कहा कि पृथ्वी की उत्पत्ति से अब तक इसे समझने के लिए महाकल्प, युग और काल्प या काल में विभाजित करते हैं। अब इसको हम लोग क्लियरली पढ़ते हैं, क्योंकि यहां पर एक क्वेश्चन उठता है। क्वेश्चन क्या उठता है कि कहा जाता है कि मानव की उत्पत्ति टर्सरी युग के प्लायोसीन काल में हुई। यानी यहां नोट डाउन करते देखिएगा, अभी यही क्वेश्चन आपको क्लियर करेगा। नोट, और ये प्रश्न है, प्रश्न ये है कि मानव की उत्पत्ति टर्सरी युग के
टर्शियरी युग के प्लायोसीन काल में हुई। प्लायोसीन काल में हुई। ठीक, अब यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसी आधार पर हम आगे चीजों को देखते चलेंगे। क्या कह रहा है कि मानव की उत्पत्ति टर्सरी युग के प्लायोसीन काल में हुई। अब प्लायोसीन काल क्या है, ये सारी चीजें हम देखेंगे कि प्लायोसीन काल क्या है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि हम आपको थोड़ा सा ब्रीफली यहां पर भी बता सकते हैं कि महाकल्प का मतलब होता है एरा। और टोटल जो एरा हैं यानी महाकल्प हैं वो है 5। ठीक, 5 महाकल्प है। अब ये सोचिए कि अगर महाकल्प है तो याद करिए महाकल्प में कई युग भी होंगे, कई युग में कई काल या कल्प भी होंगे। अब स्थिति क्या आती है कि महाकल्प 5 हैं तो दूसरे नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे होगा युग। यहां हमने गलत लिख दिया है, सॉरी। दूसरे नंबर पर युग और तीसरे नंबर पर काल। तो 5 ये हो गए। युग कितना होगा, युग होगा 4, जिसे कहा जाएगा इपोच। युग होगा 4, महाकल्प होंगे 5। ठीक, और काल कितना होगा, यानी काल की बात करेंगे तो काल होगा 18। क्लियर, यानी कि एक महाकल्प 5 महाकल्प है, 5 महाकल्प में 4 युग हैं और 18 काल हैं। अब यहां स्थिति यही आती है कि किस प्रकार की प्रक्रिया ये अपनाई जाएगी। समस्या इसमें क्या आएगी कि यहां पर आपको चीजें क्लियर समझ में आ रही हों तो ठीक है, अदरवाइज हम इसको आगे लेके चलेंगे। कुछ चीजें हैं जो आपको समझने का प्रयास करना पड़ेगा। अब देखिए, यहां कहा गया कि मानव की उत्पत्ति टर्सरी युग के प्लायोसीन काल में हुई। अब हम इसको बनाने जा रहे हैं कि किस तरह से क्या क्या व्यवस्था इसमें थी। तो हम बांट दें अगर, तो देखिए क्या क्या बनाना हमको, महाकल्प, युग और काल। महाकल्प, युग और जिसे आप कल्प या काल कहते हैं। अब देखिए महाकल्प में पहला क्या है, महाकल्प में पहला है प्री पैलियोजोइक। प्री पैलियोजोइक, ठीक, यानी एक पहला महाकल्प है प्री पैलियोजोइक। इसमें युग कोई भी नहीं है। ध्यान रखिएगा, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर पृथ्वी पे बर्फ ही बर्फ था, इसलिए किसी चीज का उद्भव नहीं हुआ था, जिसके कारण इसे हम मान के चलते हैं कि यहां पर कोई भी युग नहीं है। युग की प्रक्रिया तभी आएगी जब आप देखेंगे कि हाँ कोई चीज है, वनस्पति, जीव जंतु, कुछ भी किसी चीज का एराइज नहीं हुआ है। तो यहां पर प्री पैलियोजोइक में कोई युग नहीं है, लेकिन काल होगा। काल कौन सा होगा, आर्कियन होगा और प्री कैम्ब्रियन होगा। 2 काल होंगे इसमें, एक आर्कियन और दूसरा प्री कैम्ब्रियन। ठीक, अब देखिए अगर ये काल होगा तो प्री कैम्ब्रियन की बात आएगी। यहां पे क्या क्या चीजें होंगी उसको हम लोग थोड़ा सा देखते चलेंगे, ठीक है।
सबसे पहली तो ध्यान रखिएगा कि यहां पर हम क्या नोट में क्या लिखेंगे, लिखेंगे ये इसके आगे क्या विशेषता थी इसकी, यानी युग तो है नहीं और हमको नहीं लगता है कि यहां पर किसी जीव जंतु की उत्पत्ति हुई होगी। तो यहां पर क्या कहते हैं, जीवन की उत्पत्ति नहीं है, जीवन की उत्पत्ति नहीं है। यहां पर जीवन की कोई उत्पत्ति नहीं है। तो अब ध्यान रखिएगा, जीवन की उत्पत्ति नहीं है यानी कोई जीव जंतु पेड़ पौधे नहीं है। प्री कैम्ब्रियन में क्या होगा, प्री कैम्ब्रियन में यहां भी जीवन रहित है, लेकिन जीवन रहित होने के साथ साथ यहां पर अरावली और धारवाड़ क्रम की चट्टानें आ चुकी थी, यानी कि यहां पर अरावली और धारवाड़, अरावली धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विकास हो चुका था। यानी यहां पर तो मानव जीवन नहीं है, जीवन नहीं है यहां पर, कहां, आर्कियन में जीवन रहित है। लेकिन यहां ध्यान रखिएगा कि प्री कैम्ब्रियन यानी प्री कैम्ब्रियन में क्या है कि यहां पर धारवाड़ क्रम और अरावली, तो इसीलिए कहा जाता है, आपसे कभी कभी ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पुरानी क्रम की चट्टानें कौन सी हैं। तो ध्यान रखिएगा, अभी पृथ्वी की उत्पत्ति हो रही है, आप ज्योग्राफी के भी पार्ट को यहां पर देख सकते हैं कि अरावली और धारवाड़ क्रम की चट्टानों का उद्भव सर्वप्रथम प्री कैम्ब्रियन काल में होगा। किस महाकल्प में, प्री पैलियोजोइक के प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली एवं धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विकास होगा। दूसरी चीज देखिए कि यहां पर समुद्र तो थे ही, गर्म समुद्रों में सूक्ष्म जीवों का विकास हो चुका था। पहली चीज यहां ध्यान रखिए, गर्म समुद्रों में सूक्ष्म जीवों का विकास, अभी ध्यान रखिएगा, प्रारंभ हुआ है, प्रारंभ हो चुका था। ठीक, यानी दो विशेषता पाई जाती है। पहले महाकल्प में प्री पैलियोजोइक में कोई भी युग नहीं है, लेकिन दो काल हैं, कौन, आर्कियन काल और प्री कैम्ब्रियन काल। तो ध्यान रखिएगा, यहां हम लिख भी दे रहे हैं काल, प्री कैम्ब्रियन काल। ठीक, अब स्थिति देखिए कि यहां की क्या विशेषता है, यहां अरावली और धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विकास होगा, गर्म समुद्रों में सूक्ष्म जीवों का विकास प्रारंभ हो चुका है। लेकिन ध्यान रखिएगा, धरातल पर यानी पृथ्वी पर, स्थल पर किसी भी जीवन का विकास नहीं हुआ है, केवल समुद्रों में हुआ है, वो भी गर्म समुद्रों में इसका विकास प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, दूसरी चीज आती है, दूसरा आता है आपका, अगर ये प्री पैलियोजोइक है तो दूसरा क्या होगा, पैलियोजोइक, पैलियोजोइक। ठीक, यानी कि दूसरा महाकल्प क्या है, पैलियोजोइक। पैलियोजोइक में क्या प्रक्रिया होगी, इसे आप बोलते हैं प्राथमिक, यानी आप इसे क्या बोलेंगे, युग में पहले, देखिए यहां पर कोई युग नहीं है, लेकिन यहां पर पहला युग शुरू होगा, तो इसे हम क्या मान के चलेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ये युग ही है, इधर थोड़ी सी जगह नहीं है जिसके कारण
इसे हम बोलेंगे प्राथमिक युग, यानी प्राइमरी इपोच। ठीक, प्राथमिक युग यानी पहला युग यहां से शुरू होता है। तो अब देखिए इसमें कौन कौन से काल होंगे। अब इसमें जो काल होंगे उसको देखेंगे। इसमें टोटल मिला के 6 काल होंगे। पहला क्या है, अगर यहां प्री पेलियोजोइक है तो यहां पेलियोजोइक है, अगर यहां प्री कैम्ब्रियन है तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा, कैम्ब्रियन होगा। ठीक, अब देखिए इन चीजों को हम थोड़ा सा इधर लिखने का प्रयास करेंगे। ये काल ही हैं, हम बल्कि यहां पे ही लिख दे रहे हैं। देखिए काल मतलब एक सीक्वेंस से चल रहे हैं। ये युग है और ये महाकल्प है। थोड़ा स्पेस कम है जिसके कारण इधर लिख रहे हैं। अब देखिए दूसरा महाकल्प कौन सा है, पेलियोजोइक। युग क्या है, इसे पहला युग माना गया। अब इसमें कितने काल होंगे, काल इसमें कितने होंगे, इसमें टोटल 6 काल होंगे। तो पहले तो देखेंगे कि अगर प्री कैम्ब्रियन है तो यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन। ठीक है, कैम्ब्रियन काल। दूसरा होगा ओडोविशियन, ओडोविशियन, ओडोविशियन काल। तीसरा होगा आपका सिलेरियन, तीसरा होगा आपका सिलेरियन, सिलेरियन काल। चौथा होगा आपका डियोनियन, डियोनियन काल। ठीक, पांचवा होगा आपका कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस काल, कार्बोनिफेरस। और छठवां होगा पर्मियन काल, पर्मियन काल। यानी टोटल मिला के यहां पर हमने आपको क्या बताया, कितने महाकल्प हैं, 5, युग कितने हैं, 4, और कल्प या काल कितने हैं, 18। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी पहले पेलियोजोइक में, प्री पेलियोजोइक में 2, और उसके बाद पेलियोजोइक में प्राथमिक युग में 6 काल हैं। अब इनकी क्या क्या विशेषता है इसको थोड़ा थोड़ा हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पहली चीज तो ये ध्यान रखिए कि कैम्ब्रियन काल की प्रक्रिया क्या है। कैम्ब्रियन काल में स्थिति आती है, जैसे आपने देखा कि आर्कियन में जीवन नहीं है, यानी यहां पर जीवन नहीं है। किस पर, स्थल पर, स्थल पे जीवन नहीं है। ठीक, प्री कैम्ब्रियन काल में कुछ विशेषताएं हैं कि अरावली और धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विकास हुआ। दूसरा कि गर्म समुद्रों में सूक्ष्म जीवों का विकास प्रारंभ हो चुका है। यानी कि अब देखिए, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि जैसे देखा जाए कि सबसे अच्छा वातावरण किसका होता है, पानी का ही होता है। अब वहां पर हो सकता है कि अगर सूक्ष्म जीवों का विकास हो रहा है तो उनके खाने की भी व्यवस्था बनी, यानी कि बिना ऑक्सीजन के तो जी नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ घास फूस जैसे शैवालों से क्या होता है, ऑक्सीजन का उत्सर्जन किया जाता है। तो कुछ न कुछ प्रक्रियाएं धीरे धीरे, वो भी गर्म समुद्रों में पर्टिकुलर, ना कि स्थल पर कहीं जीवन का नामो निशान दिख रहा है। अब देखिए कि कैम्ब्रियन काल की विशेषता क्या है। अभी भी जीवन की उत्पत्ति इस काल में नहीं हुई है। इस काल में 2 काम होता है। 2 काम क्या होता है कि विंध्य पर्वत श्रेणी का विकास होता है, यानी विंध्य
पर्वत क्रम। ध्यान रखिएगा कैम्ब्रियन काल में क्या स्थिति आती है, इसकी विशेषता क्या है, विंध्य पर्वत का क्रम, यानी कि विंध्याचल पर्वत के श्रेणी का क्रम प्रारंभ होता है। जैसे वहां अरावली, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी का किस काल में हुआ, कैम्ब्रियन में। किस युग में, प्राथमिक युग के कैम्ब्रियन काल में विंध्य श्रेणी का विकास प्रारंभ हो गया। दूसरी चीज आती है कि और क्या हुआ, और यहां पर ध्यान रखिएगा दूसरा काम यहां पर होगा, गर्म समुद्रों में समुद्री घास का विकास। क्योंकि ये तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर गर्म समुद्रों में जीवों की उत्पत्ति हो चुकी है, ठीक, समुद्रों में अगर जीवों की उत्पत्ति हो चुकी है तो स्थिति क्या होगी, यहां पर समुद्री घास का भी विकास होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अगर जीव हैं तो उन्हें ऑक्सीजन और भोजन की भी जरूरत पड़ेगी, जिसके कारण यह परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है कि उनके जीने के लिए इस समुद्री घास का भी विकास की प्रक्रिया शुरू होती है। ठीक है, तो कैम्ब्रियन काल में क्या क्या होगा, विंध्यन पर्वत श्रेणी क्रम का विकास होगा, समुद्रों में समुद्री घास का विकास होगा, सूक्ष्म जीव एवं वनस्पतियों का विकास भी होगा। कहां पर, यहां पर। तो ध्यान रखिएगा कि सूक्ष्म जीव एवं वनस्पतियों का विकास। ठीक, अब आपको ये वर्ड बार में आ सकता है कि सूक्ष्म जीवों वनस्पतियों का विकास किस काल में होगा, तो कैम्ब्रियन काल में होगा। कैम्ब्रियन काल में क्यों होगा, क्योंकि यहां पर प्रारंभ हुआ, लेकिन यहां पर उसकी स्थिति बढ़ गई। अब देखिए समुद्री घास का मतलब वनस्पति ही है, सूक्ष्म जीव और जीवों का यहाँ प्रारंभ, विकास का प्रारंभ हुआ था, यहाँ पर सूक्ष्म जीवों का विकास हो गया, यानी सूक्ष्म जीवों के लिए शैवाल, ऑक्सीजन, ये सारी व्यवस्था आपको मिल जाएगी। अब आगे हम देखेंगे पेलियोजोइक। अगर वो पूछ लेता है कि किस युग में हुआ, तो प्राथमिक युग। अगर वो पूछ सकता है कि किस काल में हुआ, तो आप बोलेंगे कहाँ, कैम्ब्रियन काल में। ठीक, उसके बाद देखिए ओडोविशियन काल की विशेषता क्या है। ओडोविशियन काल की विशेषता यह है कि बिना रीढ़ वाले जीवों का विकास ओडोविशियन काल में हुआ। ओडोविशियन काल में बिना रीढ़ वाले जीवों का विकास हुआ। दूसरी बात क्या हुई कि जब समुद्र में पानी की मात्रा ज्यादा बढ़ गई और समुद्र स्थल भाग में प्रवेश कर गया। अब जब स्थल भाग में प्रवेश कर गया तो सबसे बड़ी ये घटना हुई कि यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का आधा स्थल भाग समुद्र में डूब गया। ठीक है, तो ध्यान रखिए ये कौन सा पॉइंट है, तो हमने आपको जो तीर लगाया है उसको हम बता दे रहे हैं। देखिए ये वाला पोर्शन है, इसमें ये विशेषता है। सिलेरियन काल की विशेषता क्या थी, सिलेरियन काल की विशेषता ये देखिए, हम तीर लगा दे रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पहली बार छोटी मछलियों का समुद्रों में विकास प्रारंभ हुआ, प्रवाल भित्तियों का विकास हुआ, 40-40 फुट तक के पेड़ों की उत्पत्ति हो गई और रीढ़ वाले जीवों का भी विकास हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए डियोनियन काल। डियोनियन काल पे भी मैं मार्क लगा दे रहा हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि हाँ कौन सा तीर कहाँ गया है। डियोनियन काल में क्या होगा, देखिए बड़ी मछलियों का विकास होगा, यानी इसे एज ऑफ फिश कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर शार्क मछली का विकास कब होगा, डियोनियन काल में, प्राथमिक युग में, पेलियोजोइक महाकल्प में। ठीक है, अब देखिए कार्बोनिफेरस काल की विशेषता क्या है, यहाँ पर उभयचरों का विकास होगा, यानी एज ऑफ एम्फीबियन। दूसरा क्या होगा कि पेड़ों की जो ऊंचाई है वो बढ़ जाएगी, यानी कि 100 फुट तक की लंबाई वाले पेड़ हो जाएंगे। अब 100 फुट की लंबाई वाले पेड़ हो जाएंगे तो जब ये दबेंगे, क्योंकि अभी तो पृथ्वी पर क्या है, भूगर्भिक इतिहास चल रहा है, यानी उलट पुलट की प्रक्रिया चल रही है। अब स्थिति देखिए कि 100 फुट तक के पेड़ों की लंबाई, कोयले के, यानी ये पेड़ दबने के कारण सबसे पुराने कोयले के निक्षेप कार्बोनिफेरस काल के प्राप्त होते हैं। उसके बाद देखिए इसको हम निशान लगा दे रहे हैं, कौन सा है, ठीक। अब आते हैं
पर्मियन काल, पर्मियन काल में विशेषता है कि जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट व वासजेस पर्वत का निर्माण यहाँ पर किया जाएगा। अब स्थिति है कि इसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की प्रक्रिया को हम प्रारंभ करेंगे। यानी कि हमने देखा है अभी हमको कितना पढ़ना है, महाकल्प 1 हुआ और 2 हुआ। अब 2 में हमने टोटल मिला के देखिए कि हमने महाकल्प 5 पढ़ा, उसके बाद युग 4 हैं तो अभी 1 युग हमने पढ़ा है, और काल 8 हैं जिसमें से हमने कितने काल पढ़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 काल टोटल पढ़ चुके हैं। तो इसी को सीक्वेंस में आगे हम लोग बढ़ाते चलेंगे, इस प्रक्रिया को आगे रखेंगे, ताकि पहला चैप्टर जो है वो आपका बहुत विधिवत, ये इतिहास का पूरा बेसिक चीजें हैं, इन सारी चीजों से बहुत सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठते हैं। चाहे आप जो भी अच्छे से अच्छा और बड़े से बड़ा पेपर दीजिए, इसको आपको याद करना पड़ेगा। और इसे विधिवत रूप से समझने के लिए मैं प्रयास करूंगा भरसक कि आपको बहुत इजी तरीके से ये सारी चीजें समझ में आए, इसीलिए मैं इसको डिस्क्राइब करता जा रहा हूं। और हो सके भरसक तो आप इस चीज को नोट डाउन करते चलिए। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।